दास्तान है हिंदुस्तान के एक ऐसे हुनरमंद की जिसने सारी दुनिया में रोशन किया मुल्क का नाम। इस महान शख्सियत के साथ ही शुरू होता है हिंदुस्तान में हॉकी का सफर। मेजर ध्यानचंद एक ऐसा नाम जिस पर है हर देशवासी को नाज, जिसको कहा गया अपने फन का जादूगर और जिसके इशारों पर नाचती थी हॉकी। हिंदुस्तान की हॉकी हमेशा मेजर ध्यानचंद की कर्जदार रहेगी। वो गुलाम हिंदुस्तान था। नई सदी गोरी हुकूमत का बड़ा क्रूर चेहरा लेकर आई थी। उस दौर में खेलकूद, साहित्य और कलाओं को अपना फुल टाइम देने की बात आम आदमी सोच भी नहीं सकता था। जिन परिवारों के पास अपनी जमीन या अपना कारोबार नहीं था, उन्हें घर चलाने में बड़ी मुश्किल आती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की उन दिनों देश भर में 190 रेजिमेंट हुआ करती थी। इनमें से एक थी फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट, जो इलाहाबाद में तैनात थी। ये 129 साल पुरानी रेजिमेंट थी और अवध के नवाब ने बनाई थी। बाद में इसका नाम फर्स्ट पंजाब रेजिमेंट कर दिया गया। पहले विश्व युद्ध में इस रेजिमेंट ने बड़ी बहादुरी दिखाई थी। रेजिमेंट के सूबेदार सोमेश्वर सिंह के परिवार में 29 अगस्त 1905 को एक बेटा आया। नाम रखा गया ध्यान सिंह। इसी ध्यान सिंह को दुनिया ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के रूप में जाना। ध्यान सिंह के 2 भाई और 3 बहन थी। 7-8 साल के थे तो पिताजी पहले विश्व युद्ध में भेज दिए गए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई अस्त व्यस्त हो गई। मां बच्चों को लेकर झांसी आ गई। ध्यान सिंह बचपन में ही हॉकी के खेल से आंखें लड़ा बैठे। दोस्तों और भाइयों के साथ पेड़ की डाल तोड़कर हॉकी स्टिक बना लेते और दिन भर खेलते। 12-13 साल की उम्र में 6वीं कक्षा पास की और फिर पढ़ाई छोड़ दी। स्वभाव से शर्मीले थे। आसानी से किसी के साथ घुलते मिलते नहीं थे। इसलिए किशोर होने तक ध्यानचंद का दोस्त था उसका सूनापन। मैं 5-6 साल का जब था, स्कूल में पिता ने भर्ती किया तो रोजाना बस तक सुबह ब्रेकफास्ट करके मैं हमारे माता पिता ने भेजना और रास्ते में जाकर बस्तों को इधर उधर छिपा देना और दरख्तों के ऊपर सब के सब चढ़ जाना और इधर उधर वो खेलना, कभी इधर कूदना कभी उधर। दिन भर खेलते रहते थे जी माँ भी। लेकिन इम्तिहान जब शुरू हो गया तो रोजाना इम्तिहान देने के जब पहुंचे तो हर एक सब्जेक्ट में मेरे 0 नंबर। ओह, बस वहाँ से हमारे पिता लेकर मुझको कान पकड़ के लाए और घर में आके हमको बहुत डंडों से मारा और मार करके उन्होंने बतलाया कि अब इसको स्कूल ही नहीं भेजेंगे। उस वक्त से स्कूल ही बंद कर दिया वहाँ। विश्व युद्ध के बाद पिताजी 1919 में लौटे तो बड़े परेशान हो गए। बिना पढ़ाई के कहां काम मिलेगा। उधेड़ बुन में 1-2 साल गुजर गए। इसी बीच रेजिमेंट में भर्ती होने लगी तो ध्यान सिंह ने भी अपना आवेदन लगा दिया। सिपाही की नौकरी मिल गई। ध्यान सिंह 7वें आसमान पर थे। 10-12 रुपए की पहली वेतन मिली तो रात भर खुशी के मारे नींद ना आई। दिन अच्छे कटने लगे। अक्सर ध्यान सिंह रात होते ही पास के खेल मैदान में चले जाते और चांदनी रात में अकेले हॉकी खेला करते।
परिवार के लोग इस सनक से बहुत खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी टोका भी नहीं, क्योंकि ध्यानचंद में और कोई ऐब नहीं था। ध्यान सिंह की रेजिमेंट अच्छी हॉकी खेलने के लिए मशहूर थी। जब रेजिमेंट के सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने देखा कि ध्यान सिंह पेड़ से लकड़ी तोड़कर उसकी हॉकी बनाकर खेलते हैं और उन्हें कोई खिलाड़ी रोक नहीं पाता, तो वे हैरान रह गए। होता यह था कि रेजिमेंट के दूसरे सिपाही शाम की गपशप में लगे होते, तो ध्यान सिंह चांद की रोशनी में मैदान में अकेले हॉकी खेल रहे होते। छुपा के करता था। छुपाने का मकसद ये कि दोपहर में जब लोग अपने टेंट में सो रहे होते थे, उनके साथी खाना खाने के बाद पता लगा ध्यानचंद अपनी हॉकी बॉल लेकर ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी को पता ही लग रहा, लौट कर आए, बिस्तर पे पड़ गए। शाम को जब रोल कॉल हो गया तो ग्राउंड में निकल गए। अंधेरा है तो खेल रहे हैं और चांदनी रात है तो ज़्यादा खेल रहे हैं। बाले तिवारी खुद भी अच्छे खिलाड़ी और प्रशिक्षक थे। उन्होंने ध्यान सिंह को हॉकी सिखाना शुरू कर दिया। ध्यान सिंह बाले तिवारी को अपना गुरु मानने लगे। एक दिन गुरुजी ने उनका नाम ही बदल दिया। बोले, जिस तरह तुम चांद की रोशनी में हॉकी सीखते हो, एक दिन तुम गगन में हॉकी के चांद बनकर चमकोगे। तुम्हारा नाम आज से ध्यानचंद है। और उस दिन से ध्यान सिंह का नाम हो गया ध्यानचंद। बाले तिवारी की ट्रेनिंग चलती रही और एक दिन बाले तिवारी ने खुशखबरी सुनाई। उन्होंने कहा, तुम्हें दिल्ली जाना है, वहां सालाना मिलिट्री हॉकी टूर्नामेंट है। ध्यानचंद की जिंदगी का यह सबसे बड़ा टूर्नामेंट था। इसमें वो सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर खेले थे। टूर्नामेंट ध्यानचंद की बदौलत रेजिमेंट ने जीत लिया। चारों तरफ उनके चर्चे थे, लेकिन बाले तिवारी ने इस टूर्नामेंट में ध्यानचंद की एक बड़ी कमजोरी पकड़ी। वो उन्हें अपने घर ले गए और नसीहत दी। कहा, हॉकी में ड्रिबलिंग अच्छी कला है, सामने वाले को आप झका सकते हो, लेकिन मत भूलो कि ज्यादा देर तक अपने पास बॉल रखना ठीक नहीं। तुरंत अपने साथी खिलाड़ी को पास दो, जिससे वो बॉल को आगे ले जाए। अपने लिए बॉल को रोक कर रखना अपराध है। बाले तिवारी ने एक मंत्र और दिया। इस मंत्र ने मेजर ध्यानचंद को जादूगर बनाने में बड़ा योगदान दिया। ये मंत्र था, गोल के मुहाने पर हो तो ये जरूरी नहीं कि ताकतवर स्ट्रोक से ही गोल होगा। चतुराई से गोल करने वाले बिंदु का चुनाव करना और कौशल से उछाल कर अंदर कर देना। यानी उस समय शरीर से नहीं बल्कि पूरे दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। फिर देखो 100% गोल होकर रहेगा। ध्यानचंद ने जिंदगी भर इसका पालन किया और अपने को हॉकी के प्रति समर्पित कर दिया। अपने शहर में उन्होंने झांसी हीरोज हॉकी क्लब बनाया। ये इकलौता सिविलियन क्लब है जिसके लिए ध्यानचंद हमेशा खेले। जब भी वो रेजिमेंट से छुट्टी लेकर आते, झांसी हीरोज के दिन गुलजार हो जाते। जिस बच्चे को वो चाहते थे कि इसने ये काम गलत किया है, उसको हाल बुलाते थे, बेटा इधर आओ, देखो तुमने ये पास जो दिया ये गलत दिया, ये तुमको यहाँ देते तो तुम्हारे चांसेस स्कोरिंग के ज़्यादा होते, और बॉल कंट्रोल तुम्हारा ये अभी वीक है, थोड़ा इस पे प्रैक्टिस करो, सेल्फ प्रैक्टिस। हम आपको बता दें कि ध्यानचंद के सगे भाई रूप सिंह भी हॉकी के शानदार खिलाड़ी थे और उनकी हॉकी का सफर भी ध्यानचंद से जुड़ा हुआ था। वक्त गुजरता रहा, ध्यानचंद और उनकी हॉकी निखरती रही। एक दिन सुबह सुबह ध्यानचंद के कमांडिंग ऑफिसर ने बुलाया। बोले, नौजवान तैयार हो जाओ, तुम्हें हॉकी खेलने न्यूजीलैंड जाना है। ध्यानचंद को एक बारगी यकीन ही नहीं आया। वो भागे भागे अपनी बैरक में पहुंचे, साथी सिपाहियों को बताया और फिर तो जश्न मना शानदार। गुरु बाले तिवारी और माता पिता को बताया। खुशी से सभी की आंसुओं की धाराएं बह निकली। अप्रैल 1926 में एक दिन ध्यानचंद अपनी टीम के साथ मद्रास से समंदर के रास्ते कोलंबो और वहां से न्यूजीलैंड रवाना हो गए। उन दिनों सबसे छोटा रास्ता यही था।
मई के पहले सप्ताह में ये टीम न्यूजीलैंड पहुंची। ये पहला अवसर था जबकि भारतीय हॉकी टीम विदेश गई थी। पहला मैच 13 मई और आखिरी मैच 17 जुलाई को खेला। कुल 21 मैच खेले। इनमें से 18 मैच भारतीय टीम जीती, 2 बराबर रहे और सिर्फ एक में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम ने 192 गोल किए और मात्र 24 गोल खाए। ध्यानचंद ने गोलों का शतक लगाया, यानी कुल 100 गोल किए। न्यूजीलैंड में चारों ओर भारतीय टीम के चर्चे थे। ध्यानचंद को लोग राह चलते पहचान लेते थे। हर शहर में उनके स्वागत समारोह होते। 75 में मेरा पहली बार जाना हुआ न्यूजीलैंड, और वहाँ पर जो लोग मिले हैं मुझे, कई उस ज़माने के कैप्टन भी मिले जो बाबूजी के खिलाफ खेले थे। और अच्छा। जी मेरे से मिलने आए कि ध्यानचंद का लड़का आया है। उन्होंने मेरे साथ फोटो खिंचाई, एक इंटरव्यू करा मेरे साथ में, जो जिसकी फोटो मेरे पास में रखी हुई है आज भी। ध्यानचंद एक हीरो की तरह न्यूजीलैंड से लौटे थे। लौटते ही खुशियों से झोली भर गई। ध्यानचंद सिपाही से लांस नायक बना दिए गए थे। ध्यानचंद अचानक इस लोकप्रियता से हैरान थे। हॉकी ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी थी। ध्यानचंद को हॉकी ने पहचान तो दिलाई थी, लेकिन शिखर अभी दूर था। न्यूजीलैंड से लौटकर रेजिमेंट ने फौजी काम में लगा दिया और हॉकी कहीं पीछे छूट गई। ध्यानचंद को बेचैनी होने लगी। महीनों बीत गए, लेकिन हॉकी खेलने का कोई मौका हाथ ना लगा। कभी कभी लगता कि हॉकी अब अतीत बन चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हॉकी के लिए माहौल बहुत अनुकूल नहीं था, क्योंकि 1924 के पेरिस ओलंपिक खेलों से हॉकी को हटा दिया गया था। लेकिन इसी बीच 1926 में ग्वालियर में इंडियन हॉकी फेडरेशन ने जन्म लिया। उस समय वहां सिंधिया गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट चल रहा था। इसके बाद हॉकी के लिए हालात सुधरने लगे। देखिए इसके बाद की कहानी। इंडियन हॉकी फेडरेशन ने ओलंपिक खेलों में हॉकी को एक बार फिर शामिल करने की मुहिम छेड़ दी। फेडरेशन के अध्यक्ष मेजर बर्न मर्डोक जी जान से इसमें जुट गए। आखिरकार कामयाबी मिली। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन ने एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी को शामिल कर लिया। आप कह सकते हैं कि ओलंपिक खेलों में दोबारा हॉकी को जोड़ने का श्रेय हिंदुस्तान को जाता है। उन दिनों कोलकाता को कलकत्ता कहा जाता था। कलकत्ता उन दिनों भी हर खेल की एक तरह से राजधानी था। वहां के लोग खेल की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। खास बात यह भी थी कि बंगाल हॉकी एसोसिएशन ने कलकत्ता में टीम के चुनाव में पूरी मदद का वादा किया था। बंगाल का हॉकी एसोसिएशन देश का सबसे पुराना हॉकी संगठन था। यह संगठन 1908 में ही बन गया था। तो ओलंपिक टीम का चुनाव करने के लिए कलकत्ता में भारत का पहला इंटर प्रोविंशियल हॉकी टूर्नामेंट हुआ। इसमें पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस यानी यूपी, बंगाल, राजपुताना और सेंट्रल प्रोविंस की टीमों ने हिस्सा लिया। आर्मी की टीम ने इसमें हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। ध्यानचंद पहले तो बहुत निराश हो गए, लेकिन बाद में उन्हें कहा गया कि वो यूपी की टीम से खेलेंगे। ध्यानचंद के लिए किसी सिविलियन टीम में खेलने का यह पहला मौका था। स्वभाव से संकोची शर्मीले ध्यानचंद बाकी टीम से बहुत घुल मिल नहीं पाए थे और सीधे कलकत्ता पहुंचे थे। 13 से 16 फरवरी 1928 तक यह टूर्नामेंट चला और बताने की जरूरत नहीं कि ध्यानचंद की यूपी टीम राष्ट्रीय विजेता रही। कलकत्ता के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार स्टेट्समैन ने भी ध्यानचंद की तारीफों के
पुल बांध दिए। इसके बाद 2 ट्रायल मैच और हुए। दांव पैंच चले, राजनीति भी जमकर हुई। आखिरकार 19 फरवरी 1928 को ओलंपिक टीम का ऐलान हो गया, लेकिन अभी भी संकट खत्म नहीं हुआ था। फेडरेशन के पास खिलाड़ियों को भेजने के लिए किराया और वहां होने वाले खर्चों के लिए पैसे ही नहीं थे। इधर उधर से मांग मूंग कर जैसे तैसे 11 खिलाड़ियों का इंतजाम हुआ। 2 का इंतजाम अभी भी नहीं हो पा रहा था। बंगाल हॉकी संघ ने ऐन वक्त पर मदद की और 2 खिलाड़ियों के खर्च का भार अपने सर ले लिया। इस तरह से आखिरी बाधा भी दूर हो गई। 10 मार्च 1928 हिंदुस्तान के हॉकी इतिहास का खास दिन। भारतीय हॉकी टीम बंबई के बंदरगाह से कैसर-ए-हिंद जहाज से लंदन रवाना हुई। 30 मार्च को यह टीम लंदन के पास एसेक्स के टिलबरी बंदरगाह पर ठिकाने लगी। 20 दिन की समंदर यात्रा ने टीम के अंदर एक परिवार की भावना जगा दी थी। कुछ दिन लंदन में सैर सपाटे के बाद टीम 24 अप्रैल 1928 को एम्स्टर्डम पहुंची। ओलंपिक का पहला मैच 17 मई को था और बीच के 3 हफ्ते में टीम ने हॉलैंड में 4, जर्मनी में 2 और बेल्जियम में 1 मैच खेला। इन सभी में भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की। एक नजर हमारी टीम के किए गए गोल पर। हॉलैंड में एम्स्टर्डम 11 को 2 के मुकाबले 15 गोल, आर्नेहम 11 को 0 के मुकाबले 8 गोल, एम्स्टर्डम में ओलंपिक 11 को 0 के मुकाबले 8 गोल, हेग में डच टीम को 1 के मुकाबले 8 गोल, जर्मनी की हैनोवर टीम को 0 के मुकाबले 10 गोल, बर्लिन 11 को 1 के मुकाबले 5 गोल और बेल्जियम में ब्रुसेल्स को 2 के मुकाबले 10 गोल से हराया। ओलंपिक से पहले भारतीय टीम के इस धमाकेदार प्रदर्शन से सारी 9 टीमों में घबराहट थी। टीम जहां भी जाती चर्चा का विषय बन जाती। लोग ध्यानचंद को घूर घूर कर देखा करते थे। सिर्फ 7 मैचों में 64 गोल और उसमें से करीब 50 गोल ध्यानचंद के थे। ध्यानचंद अपने पहले ओलंपिक में ही धूमकेतु की तरह उभरे थे। ओलंपिक का पहला मैच 17 मई को था। इससे पहले 3 दिन टीम ने भरपूर विश्राम किया। 17 मई को उद्घाटन मैच में हिंदुस्तान की टीम ने ऑस्ट्रिया फाइनल में हॉलैंड से मुकाबला था और आधी टीम बुखार का शिकार बन गई थी। खुद ध्यानचंद को 103 डिग्री बुखार था। टीम मैनेजर ने कहा, ध्यानचंद, तुम बीमार हो, देख लो। डॉक्टर की राय है कि तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। सर, मैं एक सिपाही हूँ और जब जरूरत हो तो सिपाही जान की बाजी लगा देता है। मैं और मेरे सारे बीमार साथी खेलेंगे और स्वर्ण पदक लाएंगे। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। और बीमार टीम ने फाइनल में हॉलैंड को 0 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दी। विश्व कप क्या शानदार और अनोखा प्रदर्शन था। भारतीय टीम ने सारे मैचों में उनको जादूगर कहा जाता है। जादूगर इसलिए कहा जाता है कि उनके पास टैलेंट था, उनके पास स्किल थी कि एक दफ़ा बॉल आ गया। क्योंकि वो स्किल क्यों थी कि उन्होंने इसके ऊपर परफेक्शन की हुई थी। इतनी प्रैक्टिस कर करके परफेक्शन की थी कि अगर बॉल आया तो उनसे मिस नहीं होता। मेरा जाना हुआ था उट्रेक्ट 1998 में वर्ल्ड कप में। मैं वेटरन टीम के साथ गया था। अच्छा, हॉकी वेटरन टीम के प्लेयर तो चला गया वहाँ। तो हमारी हिंदुस्तान की टीम वहाँ हार गई थी। पहली मैच हार गई शुरू में, तो हम फाइनल नहीं खेल रहे थे। फाइनल मैच जो था वो था हॉलैंड और स्पेन के बीच में। स्टेडियम भरना शुरू हुआ। मैं भी ऊपर जाके बैठा मैच देखने के लिए। मेरे साइड की राइट साइड में 2 सीटें खाली रही थी, बाकी सब सीटें भरती चली जा रही थी। मैंने देखा एक ओल्ड कपल उस पर आके बैठ गया और मेरे बगल में जो सज्जन बैठे थे, सूटेड बूटेड और कैप लगाए हुए, बड़े स्मार्ट। तो मेरी नज़र ज़रा सी साइड में गई तो मैंने देखा
कि उनकी टाई जो है वो इंडिया कलर जो हमको ट्राई कलर मिलता है, लाइट ब्लू डार्क ब्लू, वो पहने बैठे हैं, जो सूट नहीं कर रहा था उनके सूट के साथ। तो मैं कसमसाने लग गया बैठा बैठा कि मुझे लग रहा है ये इंडियन कहानी जरूर है। कहानी है। तो मैंने कहा सर, इफ यू डोंट माइंड मे आई आस्क यू वन थिंग? यस जेंटलमैन, I said, I want to ask you this, the tie you are wearing, it looks like an Indian tie. Yes, this is the Indian tie, and it was given me by Mr. Dhyan Chand, against whom I played it in the year 1928. दुनिया भर के अखबार भारतीय टीम और ध्यानचंद की तारीफ से रंगे पड़े थे। टीम जब लौटी तो जैसे सारी बंबई टीम के स्वागत के लिए उमड़ पड़ी। हिंदुस्तान के खिलाड़ियों का विश्व विजेताओं की तरह अभिनंदन किया गया। ध्यानचंद बेसब्री से अगले ओलंपिक का इंतजार कर रहे थे, जो 1932 में लॉस एंजल्स में होने वाले थे। 4 साल उन्होंने अपनी रेजिमेंट और झांसी हीरोज के साथ बिताए। उन्होंने नए नए खिलाड़ियों की शानदार फसल उगाई। 4 साल बाद लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक पर उनकी नजर थी। जब समय आया तो उन्हें खबर मिली कि इस बार गोरी सरकार में बैठे अधिकारी हिंदुस्तान की हॉकी टीम को ओलंपिक खेलों में नहीं भेजना चाहते। उनका तर्क था कि टीम भेजना पैसे की बर्बादी है। एक कारण यह भी था कि एम्स्टर्डम की तुलना में लॉस एंजल्स की दूरी 2 गुनी है, इसलिए खर्च भी बढ़ जाएगा। कशमकश चलती रही। आखिरकार इंडियन हॉकी फेडरेशन ने ऐलान किया कि वो एक बार फिर ओलंपिक ट्रॉफी हिंदुस्तान की झोली में डालने के लिए टीम भेजेगा। ध्यानचंद की खुशी का ठिकाना न था। फेडरेशन ने तय किया कि टीम को भेजने के लिए बैंक से कर्ज लिया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक ने उदारता दिखाते हुए कर्ज देने का वादा कर दिया, लेकिन मुश्किल अभी भी थी। जितना कर्ज बैंक से मिल रहा था वो पूरा नहीं था। एक बार फिर बंगाल हॉकी संघ संकट मोचक बना और बचा हुआ पैसा अपनी ओर से मुहैया कराने का वादा किया। हॉकी संघ खुशी से झूम रहा था। उसने खिलाड़ियों को मिलने वाले निजी पैसे नहीं लेने के लिए मनाया और देश के अनेक राज्यों में हॉकी मैच कराने और उससे होने वाली आमदनी से बैंक का कर्ज लौटाने का फैसला किया। दुनिया के किसी भी देश में खेल के लिए इस तरह के प्रयासों का दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। आज अगर हॉकी से हमें हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू आती है तो उसके पीछे यही संघर्ष है। एक बार फिर कलकत्ता में टीम चुनने के लिए मैच हुए। 10 टीमों ने हिस्सा लिया। हालांकि ध्यानचंद को इसमें खेलने के लिए 15 दिन की छुट्टी नहीं मिली। वो अभ्यास मैचों से बाहर रहे। टीम का ऐलान हुआ तो ध्यानचंद के अलावा उनके छोटे भाई रूप सिंह को भी शामिल किया गया था। एक घर से 2 ओलंपियन खिलाड़ी। पूरे झांसी में खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। चारों तरफ जश्न का माहौल। ओलंपिक टीम को जाने से पहले कुछ मैच भी खेलने थे और शुरुआत हुई भोपाल से। ये 14 मई 1932 की तारीख थी। भोपाल में संयुक्त एकादश और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साथ 2 मैच खेले, दोनों जीते। फिर पहुंचे बंबई। बंबई राज्य और प्रेसिडेंसी एकादश के साथ मैच हुए, दोनों जीते। तीसरा मैच बंबई कस्टम के साथ था, ये बारिश के कारण ड्रॉ हो गया। बंबई से टीम गई बेंगलोर।
वहां संयुक्त बेंगलोर की टीम को हराया और बेंगलोर के बाद आखिरी पड़ाव था मद्रास। मद्रास में भी मैच जीता। वहां टीम का फिल्म स्टार्स की तरह स्वागत हुआ। जब मद्रास से कोलंबो के लिए सीलोन वोटमेल जहाज पर टीम सवार हुई तो एक तरह से सारा मद्रास विदा करने आया। ये 27 मई 1932 की तारीख थी। कोलंबो में 2 मैच खेले, दोनों जीते। वहां से 30 मई को टीम NYK दारुण मारू जहाज से रवाना हुई। सिंगापुर, हांगकांग, शंघाई होते हुए जापान के कोवे बंदरगाह पर पहुंचे और वहां 2 मैच खेले। कंसाई हॉकी क्लब को 22 और कोवे क्लब को 16 गोल से हराया। महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस हिंदुस्तान की टीम से मिलने आए और उसे शुभकामनाएं दी। कोवे से टोक्यो तक का रेल का सफर था। टोक्यो में 2 मैच खेले और दोनों जीते। दूसरा मैच जापान एकादश के साथ हुआ जो 11 गोल से जीता। इसके बाद हिंदुस्तानी टीम जापान के याकोहामा से एक विराट जहाज तत्सुतामारू में बैठी। जहाज को देखकर खिलाड़ियों की आंखें चौड़ी हो गईं। जहाज पर सब कुछ था, स्विमिंग पूल, हॉकी का खेल मैदान, 100 मीटर दौड़ के लिए ट्रैक और सैकड़ों लोगों के लिए एक साथ बैठकर भोजन कराने वाला रसोई घर। अनेक खिलाड़ियों के लिए ये अजूबा ही था। 30 जून को धरती के स्वर्ग होनोलुलु और 6 जुलाई को सैन फ्रांसिस्को होते हुए अमेरिका के सैन पेड्रो बंदरगाह पर उतरे। 42 दिन के समंदर सफर ने थका दिया था। यहां से लॉस एंजलिस तक की दूरी कार से तय की और ओलंपिक गांव जा पहुंचे। 30 जुलाई 1932 को ओलंपिक खेलों का रंगारंग उद्घाटन हुआ। अब देखिए हिंदुस्तान की हॉकी टीम के मुकाबले और उनका गोल रिकॉर्ड। 4 अगस्त मैच जापान से हिंदुस्तान ने जीता 1 के मुकाबले 11 गोल से। 11 अगस्त मैच अमेरिका से जीता 1 के मुकाबले 24 गोल से। एक नया विश्व रिकॉर्ड। हिंदुस्तान एक बार फिर विश्व विजेता बन चुका था। 15 अगस्त को टीम ने लॉस एंजल्स से विदाई ली। अब उन्हें न्यूयॉर्क जाना था। रास्ते में फिलाडेल्फिया रुके और संयुक्त राज्य एकादश से मैच खेले। परिणाम वही, 1 के मुकाबले 20 गोल से जीते। वहां से इंग्लैंड, जर्मनी, हॉलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, रोम और चेकोस्लोवाकिया होते हुए मैच खेलते हुए हर देश में हिंदुस्तानी हॉकी का बिगुल बजाते हुए वतन लौट आए। बंबई में एक बार फिर महानायकों की तरह टीम का स्वागत हुआ। हिंदुस्तान लौटकर पंजाब नेशनल बैंक का कर्ज चुकाने के लिए टीम ने 10 मैच खेले। इनमें से 8 जीते, 2 बराबरी पर छूटे। इसके बाद भी 3000 रुपए कम पड़ गए। इधर उधर से मांगकर किसी तरह बैंक की उधारी पटाई गई। लेकिन ध्यानचंद में देश ने एक नया हीरो खोज लिया था। अगले ओलंपिक के लिए अभी 4 साल थे। इस दौरान ध्यानचंद ने अनेक मैच खेले, कुछ देश में, कुछ विदेश में। लॉस एंजल्स से लौटने के अगले साल ध्यानचंद झांसी हीरोज की टीम लेकर कलकत्ता गए। उन दिनों कलकत्ता का बीटन कप देश में हॉकी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था। 5 मैच खेलकर फाइनल में पहुंचे। कलकत्ता कस्टम के साथ मैच था और वो टीम कोई ऐसी वैसी टीम नहीं थी। संकट तो तब आया जब ध्यानचंद को पेचिस हो गई। उनकी हालत बेहद खराब थी, चक्कर आ रहे थे और मैच शुरू होने के पहले वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। टीम में निराशा थी। पर जब मैच की सीटी बजी तो लोगों ने पाया ध्यानचंद अपनी स्टिक के साथ मैदान में है। शानदार मुकाबला, लेकिन
नतीजा तो वही, ध्यानचंद हैं जहां जीत है वहां। बेटन कप लेकर कलकत्ता से बिना आरक्षण थर्ड क्लास के डिब्बे में जब झांसी हीरोज की टीम उतरी तो हजारों लोग स्टेशन पर मौजूद थे। इसी साल कलकत्ता का दूसरा बड़ा हॉकी टूर्नामेंट लक्ष्मी विलास कप भी ध्यानचंद की बदौलत झांसी हीरोज की झोली में था। अगले साल यानी 1934 में पश्चिमी एशियाई खेल दिल्ली में हुए। इसमें भारतीय टीम के कप्तान ध्यानचंद थे। इन खेलों में अफगानिस्तान को 0 के मुकाबले 5 गोल से हराया। इसके बाद 1935 में ओलंपिक संघ ने तय किया कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड जाएगी। ध्यानचंद इस टीम के कप्तान थे। टीम ने 28 मैच खेले और सारे जीते। न्यूजीलैंड के सफर में आने जाने के दौरान श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में भी 20 मैच खेले और सारे जीते। इनमें 200 गोल तो ध्यानचंद ने ही किए थे। एक मैच एडिलेड में भी हुआ जिसे देखने क्रिकेट के महान खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन आए थे। उसमें दक्षिण ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम ने 10 गोल से हराया। मैच के बाद डॉन ब्रैडमैन ने ध्यानचंद से कहा, ताज्जुब है, आप तो गोल ऐसे करते हैं जैसे मैं रन बनाता हूं। बर्लिन रवाना होने से ठीक पहले पिताजी ने एक दिन चौंका दिया। उन्होंने ललितपुर जिले के एक गांव की लड़की से ध्यानचंद की शादी तय कर दी। चंद रोज बाद यानी 15 जून 1936 को ध्यानचंद झांसी से दिल्ली पहुंचे। अगले दिन दिल्ली एकादश से ओलंपिक के लिए चुनी गई टीम का मैच था। इस मैच में बड़ा झटका लगा। दिल्ली टीम ने ओलंपिक टीम को करारी मात दी। ध्यानचंद के लिए यह अशुभ शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने खिलाड़ियों से भावुक रिश्ता बनाया और उन्हें एक परिवार की तरह खेलने की प्रेरणा दी। सारे खिलाड़ी उत्साह से लबरेज थे। दिल्ली से भोपाल जाना था। बीच में झांसी हीरोज के साथ एक मैच खेलना था। ये मैच 7 गोल से जीता। भोपाल एकादश को 3 गोल से हराया और उसके बाद मद्रास इंडियन और ऑल मद्रास की टीमों को हराया। आखिरी मैच बेंगलोर में हुआ। 4 गोल से वो मैच भी जीता। 27 जून को सीलोन के पीएनडो जलपोत रनपुरा से टीम रवाना हो गई। 10 जुलाई को यह दल मॉर्सेल्स पहुंचा। अगले दिन सुबह उन्होंने पेरिस के लिए ट्रेन पकड़ी। टीम तीसरे दर्जे में सवार थी। ट्रेन में पेंट्री कार थी, लेकिन टीम के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। भूखी टीम ने पेरिस से बर्लिन का सफर भी थर्ड क्लास के डिब्बे में किया। कड़ाके की ठंड में सिकुड़े ठिठुरते रात भर सफर कटा। अपनी हालत पर दुख और तरस भी हमारे इन जांबाजों को आ रहा था, लेकिन वतन के लिए तीसरी बार खिताब लाने का जोश और जुनून भी था। हिंदुस्तानी टीम का बर्लिन में जोरदार स्वागत हुआ। पूरी टीम का बर्लिन के टाउन हॉल में नागरिक अभिनंदन हुआ। लोग हिंदुस्तानी हॉकी, खासकर ध्यानचंद का जलवा देखने के लिए बेताब थे। बर्लिन में जगह जगह पोस्टर लगे थे और उन पर लिखा था, हॉकी स्टेडियम आएं और भारतीय जादूगर का हैरत भरा खेल देखें। जर्मन अखबार रोज ही छापते थे कि खेलगांव में इस बार एक जादू का खेल भी है। जर्मन तानाशाह हिटलर ने इस ओलंपिक को अपने महिमा मंडन का जरिया बना लिया था, इसलिए ओलंपिक गांव में हर बार से ज्यादा भव्यता दिखाई दी। 11 जुलाई को जर्मनी की टीम से भारतीय टीम ने अभ्यास मैच खेला। जर्मन अधिकारियों ने भारतीय दल को बताया था कि इसमें वो अपनी बी टीम उतार रहे हैं, इसलिए भारतीय दल ने मैच को गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा, हिंदुस्तान 1 के मुकाबले 4 गोल से हार गया। टीम सदमे में थी। खिताब की रक्षा कठिन लगने लगी। किसी खिलाड़ी ने रात को खाना नहीं खाया और ना ही किसी को नींद आई। ध्यानचंद को अपने राइट इनसाइड का पक्ष कमजोर लग रहा था।
टीम की आपात मीटिंग हुई। तय हुआ कि भारत से खिलाड़ी दारा को बुलाया जाए। एक छोटे विमान से दारा सेमीफाइनल के ठीक पहले पहुंच पाए। इधर पहला अभ्यास मैच हारने के बाद 8 अभ्यास मैच और खेले गए और सभी में हमारी टीम ने शानदार जीत हासिल की। जर्मनी जब सब प्रैक्टिस करने गए तो दादा ध्यानचंद कहने लगे यार ऐसे, कहते यार यही ग्राउंड है, ऐसे ही यही ग्राउंड है जहाँ पर हम लोग जर्मनी से एक प्रैक्टिस मैच खेले तो हम लोग हार गए थे वहाँ पर। तो हमने वो एक सेंटर फॉरवर्ड थे दारा, उसको फिर इंडिया से बुलाया था उस ओलंपिक के लिए। 1 अगस्त 1936 को ओलंपिक का उद्घाटन हुआ। हिटलर ने मार्च पास्ट की सलामी ली। ये पहले ओलंपिक खेल हैं जो टीवी पर दिखाए गए थे। जरा देखिए भारत का विजय अभियान इस ओलंपिक में किस तरह आगे बढ़ा। 5 अगस्त हंगरी से मुकाबला 0 के मुकाबले 4 गोल से मात। 7 अगस्त अमेरिका को 0 के मुकाबले 7 गोल से मात। 10 अगस्त जापान को मात। 12 अगस्त सेमीफाइनल फ्रांस के साथ। इसमें फ्रांस को 0 के मुकाबले 10 गोल से हराकर भारत शान से फाइनल में दाखिल हुआ। फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम जर्मनी थी। 14 अगस्त को फाइनल था, लेकिन उस दिन जमकर बरसात हुई। तय हुआ कि 15 अगस्त को सुबह 11 बजे फाइनल खेला जाएगा। अभ्यास मैच में जर्मनी से भारत हार चुका था और जर्मनी इसका भरपूर मनोवैज्ञानिक लाभ ले रहा था। जबरदस्त प्रचार के जरिए माहौल ऐसा बनाया गया कि जर्मनी तो इस टीम को अभ्यास मैच में पहले ही हरा चुका है। फिर जर्मनी का अपना ग्राउंड था। फाइनल में स्टेडियम खचाखच भरा था। कप्तान के नाते ध्यानचंद की चिंता पहाड़ जैसी थी। इज्जत दांव पर लगी थी। ध्यानचंद ने ड्रेसिंग रूम में टीम को बुलाया और उनके सामने तिरंगा रख दिया। टीम ने तिरंगे की कसम खाई और उससे सलामी दी। ध्यानचंद ने एक बार फिर नारा दिया, करो या मरो। ध्यानचंद मन ही मन सोच रहे थे कि अभ्यास मैच में जर्मनी की बी टीम से हारे थे और उसके खिलाड़ी इस मैच में नहीं होंगे। लेकिन वो मैदान में ये देखकर दंग रह गए कि जर्मनी ने पूरी वही टीम उतार दी थी। The final of the Olympic hockey, the wonderful Indian team in the white shorts. ध्यानचंद के गम और गुस्से का ठिकाना न था। जर्मनी के झूठ पर वो तैश में थे। मन ही मन तय किया कि आज जर्मनी की खैर नहीं। मैच शुरू हुआ, लेकिन भारतीय टीम को जल्द ही एहसास हो गया कि इस टीम को हराना आसान नहीं है। हाफ टाइम तक ध्यानचंद के भाई रूप सिंह ने शानदार गोल कर बढ़त दिलाई, लेकिन एक गोल की बढ़त का कोई मतलब नहीं था। हाफ टाइम के बाद ध्यानचंद ने एक गोल और कर दिया। 2 गोल की बढ़त के बाद ध्यानचंद बेहद खूंखार हो गए। देखते ही देखते स्कोरबोर्ड भारत के 6 गोल दिखाने लगा। हिटलर ने अपनी टीम को हारते देखा तो चुपचाप खिसक गया, लेकिन जैसे ही 6वां गोल हुआ, जर्मन टीम बौखला गई। गोलकीपर ने स्टिक से ध्यानचंद पर हमला कर दिया, उनका एक दांत तोड़ दिया। ध्यानचंद ने मैदान के बाहर जाकर दवा लगवाई और फिर खेलने आ गए। टीम के खिलाड़ी गुस्से में थे। उन्होंने कहा, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ध्यानचंद ने उत्तर दिया, फिर उनमें और हमारे में अंतर ही क्या रहा? हम खेल खेल की भावना से खेलेंगे। हम अब उन्हें बताएंगे कि भारतीय हॉकी क्या है। और इसके बाद तो जर्मन टीम का ऐसा मजाक बना कि सारा स्टेडियम जर्मन टीम की खिल्ली उड़ाने लगा। ध्यानचंद और उनके भाई रूप सिंह ने जूते उतारे और नंगे पांव मैदान में जा पहुंचे। टीम अब बिजली की तेजी से खेल रही थी। होता यह था कि भारतीय टीम मूव बनाती
ध्यानचंद चकमा देकर सीधे गोल पोस्ट पर पहुंचते, सामने सिर्फ गोलकीपर होता और ध्यानचंद मुस्कुराते हुए अपनी बॉल ठीक गोल पोस्ट के बाहर से लौटा कर ले आते। कम से कम आधा दर्जन बार ऐसा हुआ। ध्यानचंद की इस गांधीगिरी पर पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। जर्मन टीम का ऐसा अपमान तो कभी नहीं हुआ था। फिर भी रोकते रोकते 2 गोल और हो गए। हिंदुस्तान ने मैच 1 के मुकाबले 8 गोल से जीत लिया था। Final result was India 8, Germany 1. बाल के पीछे मैं नहीं जाता था, बाल मेरे पास खुद आता था, क्योंकि ऐसा साइंटिफिक गेम हम लोग खेलते थे, हमारी टीम खेलती थी। ऐसे पोजीशनल प्ले कि कहीं से बाल किसी ने फेंकना, वो हमारे पास आना, क्योंकि हम ऐसी जगह खड़े होते थे कि हमारे पास बाल पहुंच जाती थी। मैं बहुत दौड़ता नहीं था, लेकिन खेल के अंदर जब भी पास देना, मुझे पता है कि पास देने के बाद कहाँ पर बाल पहुंचनी है, उसके बाद उसी जगह खड़ा हो जाता, जाके बाल अपने आप मेरे गोद में आ जाती थी और आसानी से जाते थे। 16 अगस्त को समापन समारोह हुआ। इसी के बाद दावत में दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर ने ध्यानचंद को अपनी फौज में ऊंचे ओहदे का न्योता दिया और ध्यानचंद ने उसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ओलंपिक से सोने का ताज पहनकर निकली हमारी टीम जब बंबई पहुंची तो झटका लगा। टीम का स्वागत करने सिर्फ 2 लोग मौजूद थे। टीम के सारे खिलाड़ी रो पड़े। भारी मन से टीम के सदस्यों ने विदाई ली और अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए। ध्यानचंद को इस जीत के बाद वायसराय कमीशन से सम्मानित किया गया और फौज ने तरक्की दी। दुनिया भर में ध्यानचंद हॉकी प्रेमियों के हीरो बन गए थे। अगला ओलंपिक दूसरे विश्व युद्ध के कारण नहीं हो सका। इस वजह से ध्यानचंद का जोर नए हॉकी खिलाड़ी तैयार करने और घरेलू मैच खेलने पर रहा। जब वो नए लोगों को खेलते हुए देखते तो उन्हें लगता, बहुत खेल लिया, अब हॉकी से संन्यास लेना चाहिए। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है तो इसलिए कि उनका खेल दुनिया भर में किंवदंती बन गया था। हम कुछ उदाहरण बताते हैं। जब टोक्यो में 1932 के ओलंपिक से पहले जापान की टीम को 11 गोल से हराया तो वास्तव में ध्यानचंद की हॉकी को तोड़कर देखा गया कि कहीं उसमें कुछ अंदर चुंबक तो नहीं है। इसी तरह विदेश में एक गोरी महिला मैच के मध्यांतर में आई और ध्यानचंद को अपनी बंद छतरी दी। बोली, आप तो जादूगर हैं, इस छतरी से भी खेल सकते हैं। पहले तो ध्यानचंद ने उसे हंसी में टालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी तो आधा घंटे उन्होंने बंद छतरी से खेला और गोल भी किए। मुझे याद है पटियाला में जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, उन्होंने हमारे सामने 10 हॉकी बॉल उठाई और मारी, 10 की 10 क्रॉस बार पे लगी। और फिर उन्होंने सारे जितने ट्रेनिंग्स थे सबको कहा, अगर तुम में से 2 कोई लगातार इसको मार देगा, उसको मेरी तरफ से 10 रुपए का इनाम। 10 रुपए उस वक्त बहुत होते थे। आप यकीन मानना, हम सुबह से शाम तक लगे रहते थे तो बड़ी मुश्किल से एक आध मार पाते थे। हमसे किसी से भी 2 बार नहीं लगा और उन्हें 10 की 10 को हाफ वाली बनाया और क्रॉस बार पे मारा। इसी बीच हिंदुस्तान आजाद हुआ। आजादी के बाद अफ्रीकी देशों की ओर से भारतीय टीम को हॉकी खेलने का निमंत्रण मिला। 6 दिसंबर 1947 को ध्यानचंद की कप्तानी में टीम पूर्वी अफ्रीका के लिए समंदर के रास्ते रवाना हो गई। 15 दिसंबर को टीम मोम्बासा पहुंची। वहां 28 मैच खेले और सारे जीते।
उस दौर के अफ्रीका में सितारों की तरह ध्यानचंद की टीम का स्वागत किया गया। ध्यानचंद के लिए शायद यही आखिरी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज थी। ध्यानचंद को हॉकी के प्रति योगदान पर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद के दिन इस जादूगर के लिए थोड़े मुश्किल भरे थे। फौज से नाता टूट चुका था। आर्थिक तंगी ने विकराल रूप धारण कर लिया और प्यारे भाई रूप सिंह का अचानक निधन हो गया। भाई की अकाल मौत से ध्यानचंद सदमे में थे। बड़ा परिवार था हमारा। उस वक्त सैलरीज कम थी, तनख्वाहें कम थी, खर्चे ज़्यादा थे, हम लोग की पढ़ाई, सबकी पढ़ाई लिखाई, पैसा नहीं था हमारे पास। किससे पैसा मांगा जाए? नौकरी के अंदर जब उन्होंने नौकरी करी, उनको फंड मुश्किल से 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपये उस वक्त कम, तनख्वाहें कम थी, वो पैसा मिला। एक शादी में लग गया तो कुछ दूसरी शादी में लग गया, अब तीसरी शादी के लिए पैसा नहीं। 4 महीने थी हमारी। फिर हम लोगों की शादी ब्याह, दूसरे खर्चे, पढ़ाई लिखाई के खर्चे, कैसे करके वो ज़िंदगी भर इन्हीं में ही जूझते रहे। मैं झांसी गया साहब 4 घंटे ट्रेन से, जाके दादा ध्यानचंद के घर पहुंचा। टेप रिकॉर्डर था मेरे पास में, कैसेट, उस पर मैंने इनका घंटा भर रिकॉर्ड किया। फिर मैंने उनसे कहा कि दादा इजाज़त हो तो एक तस्वीर खींच लूँ, और उन्हें सफाई से मुझे मना कर दिया। बोले नहीं, मैं कैमरा भी था मेरे पास, बोले नहीं मेरी तस्वीर आप नहीं खींचेंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वो मुझे याद है कि वो जीन्स और वो पहने हुए थे, थोड़ी सी फटी थी, कहीं कुछ छेद था। उन्होंने कहा ये तस्वीरें कोई देख लेगा, अखबारों में तुम छपवा दोगे गुरुदेव, तो लोग नेक्स्ट जनरेशन हॉकी खेलना बंद कर देगी, क्योंकि क्रिकेट में है पैसा, टेनिस में है पैसा, लेकिन हॉकी में क्या है? तो हॉकी के खिलाड़ी को तो रोटी खाने को भी पैसे नहीं मिलते। और ये तस्वीर, ऐसी तस्वीरें छप गई कि ध्यानचंद का ये हाल है, तो लोग हॉकी खेलना बंद। दिन गुजरते रहे। हिंदुस्तानी हॉकी का खराब दौर शुरू हो गया। घास के मैदान की जगह एस्ट्रो टर्फ ने ले ली, जो भारत के लिए बहुत महंगी थी। ध्यानचंद का दिल रोता जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हार की खबर सुनते। वो ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने खून पसीने से हॉकी के गुलशन को सींचा, महकाया, और उन्हीं के सामने गुलशन वीराने में तब्दील हो गया, उजड़ गया। किससे व्यथा कहते? उस वक्त ऐसा मालूम होता है कि शायद अब हम, जो कि हम लोगों ने पिछले ज़माने में कुछ किया है, उस स्तर पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। मेरा कहना यह है कि ये जो शुरुआत इस वर्ल्ड कप के लिए किया गया था, मेरे ख्याल वहीं से हमारे ऑफिसरों ने गलती की है। जबकि तमाम पुराने खिलाड़ियों को उन्होंने निकाल करके नए नए खिलाड़ियों के बीच में डाला, ये मुझे अच्छा पसंद नहीं आया। वजह इनके नए खिलाड़ी का ये हुआ कि नए खिलाड़ी को, आपको पता ही है कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच में, जहाँ की जर्मन, बेल्जियम, फ्रांस, हॉलैंड, वो बड़े बड़े जवान तगड़े और हमारे छोटे छोटे जवान, और नए नए खिलाड़ी उनके मुकाबले में कैसे खड़े हो सकते थे, जबकि ये एक नई टीम ले जाने की हमारे ऑफिशियलों की कोशिश थी। अशोक कुमार पिता की तकलीफ समझते थे, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। महान जादूगर अंदर ही अंदर घुटता रहा। कब कैंसर जैसी बीमारी ने घर बना लिया, किसी को पता नहीं चला। बीमारी में भी उनकी देह में हॉकी दौड़ती थी। वो सोते हुए हॉकी के बारे में बड़बड़ाते थे। हॉकी उनकी ओढ़न, बिछावन और धड़कन बन गई थी। खेलों में राजनीति का जहर ध्यानचंद की देह में असर कर गया। उन्हें झांसी के मेडिकल कॉलेज में दाखिल किया गया। कोई सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली के एम्स लाया गया। ध्यानचंद मौत के साथ ड्रिबलिंग करते रहे। देश विदेश में उनके लिए लोग दुआएं कर रहे थे। आखिरकार हॉकी के इस जादूगर को मौत छल कर ले गई।
मेडिकल इंस्टीट्यूट में मामूली वार्ड में डाल रखा उनको, ध्यानचंद जी को। फिर मैं गया मेडिकल, सामने सड़क क्रॉस करके गया, मैंने कहा यार तुम शर्म करो। फिर मैंने अखबार को खबर दी, नौहा टाइम्स को, टाइम्स ऑफ इंडिया को मैंने खबर दी कि ध्यानचंद जी हैं। फिर ध्यानचंद, उसी के बाद शायद ध्यानचंद जी चले गए। मेजर ध्यानचंद के निधन की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। दुनिया भर के हॉकी प्रेमी सदमे में थे। कई दिनों तक झांसी में मातम छाया रहा। देश ने अपने लाडले मेजर ध्यानचंद को खो दिया था। मेजर ध्यानचंद और हॉकी की दास्तान हमेशा याद करेगा हिंदुस्तान। लेकिन इस तकलीफ के साथ कि हम अपने बीच ऐसे देवदूतों को जिंदगी के आखिरी दिनों में संघर्ष और अभाव से तड़पते देखते हैं और उनके न रहने पर भूल जाने का अपराध भी करते हैं। हमारे दिलों से आह भी नहीं निकलती। ये कैसा समाज हमने बना दिया है। जब भारत रत्न से मिलाने की बात आती है तो ये हर आदमी ये सोचता है कि यार दद्दा उसके लिए बिल्कुल फिट थे और हैं। कि जितनी हम उनकी तारीफ़ करते हैं, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अचीव किया है, अगर उसको मद्देनज़र रखा जाए तो उनको ये अवार्ड मिलना चाहिए था। मेरे नाना जी ने अपने जितने टाइम वो रहे, उन्होंने हॉकी को अपना जीवन बिल्कुल दान में दिया था। तो उस इंसान के लिए इस चीज़ की डिमांड करना ही बड़े शर्म की बात है।